हम्म। कल्पना कीजिए, मतलब दो बिल्कुल अलग इंसान हैं। दोनों एक ही दुनिया में जन्म लेते हैं, एक ही हवा में सांस लेते हैं। ठीक है। पहला व्यक्ति एक मामूली सफाई कर्मचारी है। वो जीवन भर बहुत ही साधारण सी नौकरी करता है। वो कभी किसी बड़े कॉलेज नहीं गया, उसकी तनख्वाह हमेशा बेसिक रही। हाँ, एक आम इंसान की तरह। बिल्कुल। लेकिन जब वो रिटायर होता है तो उसके बैंक खाते में कई मिलियन डॉलर होते हैं। अरे वाह। हाँ, और वहीं दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने हार्वर्ड से पढ़ाई की है। वो वॉल स्ट्रीट का टॉप एग्जीक्यूटिव है, लाखों डॉलर महीने कमाता है। यानी सब कुछ है उसके पास। हाँ, लेकिन 2008 की मंदी के बाद वो दिवालिया हो जाता है। उस पर भारी कर्ज है और उसका घर नीलाम हो रहा है। ओ। अगर हम सिर्फ गणित की बात करें तो ये पूरी तरह से असंभव है। मतलब 2 और 2 4 होते हैं। ज्यादा कमाने वाले को अमीर होना चाहिए और कम कमाने वाले को गरीब। बिल्कुल सही बात है। तो आखिर पैसे का ये गणित यहाँ आकर फेल क्यों हो जाता है? जी, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बचपन से ही एक बहुत बड़ी गलतफहमी पालकर बड़े होते हैं। कैसी गलतफहमी? हमें लगता है कि पैसा एक भौतिक विज्ञान या गणित का विषय है, मतलब जहां नियमों और फॉर्मूलों से नतीजे तय होते हैं। हाँ, जैसे कोई स्प्रेडशीट हो। बिल्कुल। लेकिन असल में फाइनेंस कोई स्प्रेडशीट नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसलिए दिवालिया नहीं होता क्योंकि उसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं पता था। तो फिर क्या वजह होती है? लोग दिवालिया होते हैं अपने अहंकार की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, डर या लालच की वजह से। पैसा पूरी तरह से मनोविज्ञान और मानवीय व्यवहार का खेल है। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी मानवीय व्यवहार की परतों को उधेड़ने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के विचारों को आधार बनाकर हम ये डिकोड करेंगे कि हमारा अपना दिमाग ही कैसे हमें गरीब बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प विषय है। तो चलिए इसे थोड़ा और निष्कास से समझते हैं, क्योंकि इस पूरे मनोविज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने उस चश्मे को उतारना होगा जिससे हम दूसरों के फैसलों को बेवकूफ़ी या पागलपन का नाम दे देते हैं। हाँ, और मैं मानती हूँ कि यही सबसे बड़ा मानसिक अवरोध है। मतलब जब हम किसी गरीब व्यक्ति को अपनी महीने भर की कमाई का एक हिस्सा लॉटरी टिकट पर खर्च करते देखते हैं। हाँ, जो कि बहुत आम है। बिल्कुल। तो बाहर से देखने पर ये पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण लगता है। एक पढ़ा लिखा इंसान तुरंत कहेगा कि अगर ये व्यक्ति इस पैसे को इंडेक्स फंड में लगा दे तो 20 साल में ये अमीर हो जाएगा। सही बात है। लेकिन यहाँ हम उस गरीब व्यक्ति के नजरिए को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। रुको, यहाँ मुझे एक छोटी सी आपत्ति है। मतलब आप जो कह रही हैं वो सहानुभूति के तौर पर तो ठीक है। हाँ। लेकिन क्या लॉटरी टिकट खरीदना सच में सिर्फ वित्तीय अनक्षरता यानी फाइनेंशियल इलिटरेसी का परिणाम नहीं है? गणित के हिसाब से तो वो व्यक्ति अपने पैसे को आग ही लगा रहा है। हाँ, गणित के हिसाब से तो यही है। तो क्या हम उसकी इस गलती को सही ठहरा सकते हैं? देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये है कि हमें इसे सही या गलत के तराजू में तौलने की बजाय इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझना होगा। ओके। उस व्यक्ति के लिए जो एक ऐसी व्यवस्था में फंसा है जहाँ से बाहर निकलने का कोई तार्किक रास्ता उसे नहीं दिखता, वो लॉटरी टिकट केवल कागज का टुकड़ा नहीं है। तो फिर क्या है? वो उन चंद पलों की कीमत है जब वो उम्मीद महसूस कर सकता है। वो सपने देखने के अधिकार को खरीद रहा है। ओह, इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ, वो अपने जीवन की परिस्थितियों और अपने डरों के आधार पर उस समय एक भावनात्मक रूप से तार्किक फैसला ले रहा होता है। मतलब कोई भी इंसान जानबूझकर खुद को बर्बाद नहीं करना चाहता। तो इसका मतलब है कि हम जिसे वित्तीय समझदारी कहते हैं वो असल में हमारे व्यक्तिगत अनुभवों का एक बाय प्रोडक्ट है। बिल्कुल, 100%। जैसे कि अगर मैं 1930 के दशक में जवान हुआ हूँ, जब ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी आई थी। हाँ, वो बहुत भयानक समय था। बिल्कुल, जहाँ बैंक रातों रात दिवालिया हो गए और लोगों की उम्र भर की कमाई शून्य हो गई, तो मेरा दिमाग बाजार को हमेशा एक खतरे के रूप में रजिस्टर कर लेगा। सही बात है। और ये सिर्फ एक मानसिक सोच नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। बायोलॉजिकल? कैसे? उस व्यक्ति का अमिगडाला जो हमारे दिमाग में डर को नियंत्रित करता है, वो शेयर बाजार के नाम से ही खतरे का सिग्नल देने लगेगा। अरे बाप रे। हाँ, और इसके विपरीत जो इंसान 1990 के दशक के आर्थिक उछाल में बड़ा हुआ है, जिसने केवल कंपनियों को रातों रात अमीर होते देखा है, उसका दिमाग बाजार को एक अवसर के रूप में देखेगा। तो जब ये दोनों लोग बाजार में उतरेंगे तो इनके फैसले पूरी तरह अलग होंगे? से तय होंगे। मुझे तो ये संपत्ति बनाने का पूरा खेल बिल्कुल वजन कम करने या डाइटिंग जैसा लगता है। हाँ,
दिलचस्प तुलना है। कैसे? मतलब दुनिया का हर इंसान डाइटिंग का गणित जानता है। कम कैलोरी खाओ, ज्यादा पसीना बहाओ। एकदम सिंपल स्प्रेडशीट। हाँ, थ्योरी तो यही है। लेकिन फिर भी वेट लॉस इंडस्ट्री अरबों डॉलर की है। क्यों? क्योंकि गणित जानना एकदम बेकार हो जाता है जब आप ऑफिस के भयंकर तनाव में हो और आपके सामने एक बड़ा सा चॉकलेट केक रखा हो। बिल्कुल, उस वक्त आपकी भावनाएं आपके गणित पर हावी हो जाती हैं। फाइनेंस भी बिल्कुल वैसा ही है। वो स्प्रेडशीट इंसान के तनाव, उसके बचपन के डरों और उसकी लालसा को नहीं माप सकती। ये तुलना बहुत ही सटीक है। और अगर हमारे वित्तीय फैसले हमारी परिस्थितियों और हमारे तनाव से इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं, तो हमें एक बहुत ही कड़वे सच का सामना करना पड़ता है। कौन सा सच? वो सच है किस्मत और जोखिम का खेल। मतलब जब हम किसी बेहद सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हम मान लेते हैं कि उसकी सफलता का 100% श्रेय उसकी मेहनत और बुद्धिमानी को जाता है। हाँ, बिल्कुल। हम तुरंत उनकी सुबह उठने की आदतों से लेकर उनके पढ़ने के तरीके तक की नकल करने लगते हैं। लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि दुनिया कितनी जटिल है। बिल गेट्स का ही उदाहरण ले लीजिए। हाँ, वो तो एक क्लासिक उदाहरण है। हम सब उनकी मेहनत और विजन की कद्र करते हैं, लेकिन 1968 में जब दुनिया के ज्यादातर कॉलेजों तक में कंप्यूटर नहीं थे, हाँ, उस समय कंप्यूटर बहुत दुर्लभ थे। तब सियाटल के एक छोटे से लेक साइड स्कूल में एक कंप्यूटर टर्मिनल का होना और बिल गेट्स का उस स्कूल में पढ़ना, ये किस्मत का एक ऐसा संयोग था जिसकी संभावना लाखों में एक थी। पर यहाँ एक स्वाभाविक सी उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? अगर आप लोगों से कहेंगे कि बड़ी सफलताओं के पीछे किस्मत का बहुत बड़ा हाथ है, तो क्या ये उन लोगों के लिए डीमोटिवेटिंग नहीं है जो दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं? मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हो। मतलब क्या ये सोच इंसान को ये नहीं सिखाती कि जब सब कुछ किस्मत ही है तो कोशिश क्यों की जाए? देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये निराशावाद नहीं है। किस्मत को स्वीकार करने का सीधा सा मतलब है विनम्रता को अपने जीवन में लाना। विनम्रता? हाँ, ह्यूमिलिटी। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी सफलता में कुछ ऐसे फैक्टर भी थे जो हमारे नियंत्रण में नहीं थे, तो सफलता मिलने पर हमें अहंकार नहीं होता। ये बहुत गहरी बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब असफलता हाथ लगती है तो हम खुद को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर लेते। हमें समझना होगा कि रिस्क यानी जोखिम और किस्मत दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब दोनों ही हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। बिल्कुल। कभी कभी आप हर फैसला सही लेते हैं, फिर भी एक अनदेखा जोखिम आपको बर्बाद कर सकता है। अहंकार और जोखिम की ये बात हमें सीधे उस खतरनाक मानसिक बीमारी की ओर ले जाती है जिसे पर्याप्त यानी इनफ न समझ पाना कहते हैं। उफ़ो, ये तो आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है। सच में, मुझे एक बहुत ही मशहूर और ताकतवर सीईओ का मामला याद आता है जिसके पास $100 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति थी। पीढ़ियों तक बैठकर खाने के लिए पैसा था। हाँ, मैंने भी सुना इसके बारे में। लेकिन फिर भी उसने और ज्यादा पैसा कमाने की लालच में इनसाइडर ट्रेडिंग का सहारा लिया और अंततः अपनी इज्जत, अपना करियर और अपनी आजादी सब गंवा दी। बिल्कुल। आखिर क्यों कोई इंसान जिसके पास सब कुछ है वो ऐसा जोखिम उठाएगा जिसकी उसे कोई जरूरत ही नहीं थी? देखिए, इसे मनोविज्ञान में हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि उसकी इच्छाओं का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं होता। मतलब इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती? बिल्कुल नहीं। जैसे ही आप एक लक्ष्य हासिल करते हैं, आपका दिमाग तुरंत गोल पोस्ट को आगे खिसका देता है। पहले लक्ष्य एक अच्छी नौकरी होता है, फिर एक बड़ा घर, हाँ, और फिर पड़ोसी से बड़ी गाड़ी। जब तक आप ये तय नहीं करते कि आपके लिए काफी क्या है, आप हमेशा दौड़ते ही रहेंगे। सही बात है। और जो इंसान हमेशा दौड़ता रहता है वो एक न एक दिन ठोकर खाकर जरूर गिरता है। तो अगर हमें पर्याप्त की अहमियत समझ आ गई तो वहां तक पहुंचने का सबसे भरोसेमंद तरीका क्या है? हर जगह कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज की बात होती है। हाँ, ये तो फाइनेंस का मूल मंत्र है। वॉरेन बफेट की सफलता का सारा श्रेय इसी कंपाउंडिंग को दिया जाता है कि उन्होंने अपनी 97% संपत्ति 65 साल की उम्र के बाद कमाई। बिल्कुल सही। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर कंपाउंडिंग इतना ही जादुई और सिंपल है तो दुनिया का हर इंसान इसका फायदा उठाकर अमीर क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि हमारा दिमाग इवोल्यूशनरी तौर पर घातांकीय यानी एक्सपोनेंशियल वृद्धि को समझने के लिए बना ही नहीं है। मतलब हमारे पूर्वजों से इसका कुछ लेना देना है? हाँ, लाखों सालों तक जब हमारे पूर्वज जंगलों में शिकार करते थे तो सब कुछ रेखीय या लीनियर होता था। अगर आप एक दिन में एक सेब तोड़ते हैं तो 2 दिन में 2 सेब तोड़ेंगे। गणित बिल्कुल सीधा था। बिल्कुल। हमारा दिमाग इसी लीनियर तरीके से काम करने का आदी है। लेकिन कंपाउंडिंग घातांकीय है।
वो शुरुआत में बहुत धीमी लगती है और फिर अचानक से आसमान छूने लगती है। तालाब में कमल की फूल वाले उदाहरण की तरह। बिल्कुल, जैसे तीसरे दिन पूरा तालाब भर जाता है, लेकिन 29वें दिन तक केवल आधा ही भरा होता है। इंसान का दिमाग उस धीमी शुरुआत के दौरान बोरियत और अविश्वास का शिकार हो जाता है और फिर वो बीच में ही अपना निवेश वापस निकाल लेता है। वही तो सबसे बड़ी गलती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है जब हम इस बोरियत और दिखावे के मनोविज्ञान को जोड़ते हैं। मतलब संपत्ति बनाना एक आइसबर्ग की तरह है। आइसबर्ग? समझाइए कैसे? देखिए, इंसान आखिरकार 20 साल इंतजार करने के बजाय आज ही ईएमआई पर लैम्बोर्गिनी या कोई महंगी गाड़ी क्यों खरीदता है? बिल्कुल। अगर हम सिग्नलिंग थ्योरी की बात करें तो हम महंगी चीजें इसलिए नहीं खरीदते कि हमें उनकी उपयोगिता चाहिए। हम उन्हें एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, अपने समाज को ये सिग्नल देने के लिए कि हमारे पास अतिरिक्त संसाधन हैं, ताकि समाज में हमारा रुतबा बढ़े। बिल्कुल। और यहीं पर मॉडर्न फाइनेंस का सबसे बड़ा विरोधाभास छिपा है। मतलब लोग अमीर दिखने के लिए अपना पैसा खर्च करते हैं। हाँ। लेकिन जब आप सड़क पर कोई चमचमाती करोड़ों की स्पोर्ट्स कार देखते हैं तो आप कार चलाने वाले को नहीं देखते। तो हम क्या देखते हैं? आप खुद को उस कार की ड्राइविंग सीट पर इमेजिन करते हैं। आप सोचते हैं, काश मेरे पास ये कार होती तो लोग मुझे कितना मान सम्मान देते। अरे हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। कार का मालिक सोच रहा है कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, जबकि असल में लोग उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। वे सिर्फ उस कार को अपनी इच्छाओं का प्रतीक मान रहे हैं। वो फर्स्ट क्लास का टिकट जो आपने नहीं लिया। बिल्कुल, लेकिन हमारी आंखें केवल वही देखती हैं जो खर्च हो चुका है। इसीलिए हम कर्ज में डूबे हुए लग्जरी कार वाले को अमीर मान लेते हैं और साधारण कपड़े पहनने वाले उस करोड़पति को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसका सारा पैसा इंडेक्स फंड में शांति से कंपाउंड हो रहा है, जो पानी के नीचे छिपे आइसबर्ग की तरह है। यही कारण है कि संपत्ति बनाना कोई विजुअल प्रोसेस नहीं है, ये एक अदृश्य प्रक्रिया है। लेकिन थ्योरी में इसे समझना एक बात है और असल जिंदगी में इसे लागू करना बिल्कुल दूसरी बात। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि जब वास्तविक दुनिया में आर्थिक तूफान आते हैं, तब इंसान की सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है। हाँ, ये वही समय है जब मेरी वो डाइटिंग वाली एनालॉजी का गणित फेल हो जाता है। बिल्कुल। मुझे याद है मार्च 2020 का वो समय, जब कोविड की वजह से शेयर बाजार कुछ ही हफ्तों में 30 से 35% गिर गया था, या फिर 2008 की वैश्विक मंदी। बहुत डरावना समय था वो। कागज पर हर वित्तीय सलाहकार कहता है कि जब बाजार गिरे तो घबराना नहीं चाहिए, लेकिन जब वो गिरावट सच में होती है तो लोगों का दिमाग उन्हें शेयर बेचने पर मजबूर क्यों कर देता है? यहाँ फिर से हमारा एमिगडाला काम कर रहा होता है। 2008 का संकट या कोविड जैसी घटनाएं ब्लैक स्वान इवेंट्स थीं। ब्लैक स्वान मतलब जिनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हाँ, ये ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं थीं जिन्हें किसी ऐतिहासिक डेटा या फॉर्मूले से नहीं समझा जा सकता था। जब इंसान का दिमाग अनिश्चितता और खतरे को देखता है तो उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट चीख चीख कर कहता है, कुछ करो, खतरे से भागो। बाप रे। वित्तीय बाजार में इस कुछ करने की पुकार का मतलब होता है अपने शेयर बेच देना और नुकसान बुक कर लेना। जबकि वित्तीय बुद्धिमत्ता कहती है कि सबसे ताकतवर कदम अक्सर कुछ ना करना होता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। भावनाएं आपको फैसले लेने पर मजबूर करती हैं। मुझे लगता है बाजार के उतार चढ़ाव को देखने का हमारा नजरिया ही गलत है। अगर बाजार 30% गिरता है तो लोग इसे एक ट्रैफिक फाइन या जुर्माने की तरह देखते हैं। हाँ, जैसे उन्होंने कोई गलती कर दी हो। उन्हें लगता है कि बाजार उन्हें सजा दे रहा है, जबकि असल में बाजार का ये उतार चढ़ाव किसी अम्यूजमेंट पार्क की एंट्री टिकट की तरह है। अम्यूजमेंट पार्क? ये दिलचस्प है। मतलब जब आप किसी बड़े रोलर कोस्टर पर बैठने जाते हैं तो आपको एंट्री फीस देनी पड़ती है, आपको डर भी लगता है, दिल भी जोर से धड़कता है। बिल्कुल। वित्तीय बाजार में वो डर और वो अनिश्चितता कोई जुर्माना नहीं है, वो लंबी अवधि के मुनाफे की फीस है जिसे आपको चुकाना ही पड़ता है। ये एक बहुत ही शानदार नजरिया है, लेकिन इंसान इस फीस को देने से बचता क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इंसान निराशावाद या कहें पेसिमिज्म की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होता है। अगर मैं टीवी पर आकर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहूं कि अगले महीने पूरी अर्थव्यवस्था तबाह होने वाली है, तो लोग मुझे बहुत ध्यान से सुनेंगे, मुझे बड़ा अर्थशास्त्री मानेंगे। हाँ, लोग डर जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं चिंता मत करो, बाजार अगले 5 सालों में रिकवर कर लेगा और सब ठीक हो जाएगा, तो लोग मुझे बेवकूफ या अंधा कहेंगे। ऐसा क्यों है? ये भी एवोल्यूशन की ही देन है।
जंगल में हमारे पूर्वजों के लिए बुरी खबरों पर तुरंत ध्यान देना जिंदा रहने के लिए जरूरी था। अच्छा। हाँ, अगर कोई कहता कि झाड़ियों के पीछे शेर है, तो जो इंसान तुरंत भागता वो बच जाता। अगर वो आशावादी होकर सोचता कि शायद वो सिर्फ हवा है, तो वो मारा जाता। अरे हाँ, ये तो बहुत तार्किक है। अच्छी खबरों पर ध्यान न देने से जान नहीं जाती थी, लेकिन बुरी खबरों को नजरअंदाज करना मौत का कारण बनता था। इसीलिए हमारा दिमाग आज भी बुरी आर्थिक खबरों को जीवन मरण के खतरे की तरह प्रोसेस करता है। लंबे समय में आशावादी जीतता है, लेकिन बुरी खबरें जल्दी ध्यान खींचती हैं। तो इस एवोल्यूशनरी धोखे से बचने का रास्ता क्या है? यहाँ पर इंजीनियरिंग का एक सिद्धांत बहुत काम आता है, सुरक्षा का मार्जिन या मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हाँ, ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। मतलब एक सिविल इंजीनियर जब एक पुल बनाता है जिससे 10,000 किलो का वजन रोज गुजरना है, तो वो पुल को 10,000 किलो सहने लायक नहीं बनाता, वो उसे कहीं ज्यादा मजबूत बनाता है। बिल्कुल, वो उसे 30,000 किलो सहने लायक बनाता है, ताकि अगर कोई अप्रत्याशित दबाव आए तो पुल टूटे नहीं। हमारे फाइनेंस में ये मार्जिन कैसे काम करता है? हमारे व्यक्तिगत फाइनेंस में सुरक्षा का मार्जिन हमारी बचत और हमारी उम्मीदों के बीच का फासला है। इसे थोड़ा और समझाइए। अगर आपकी पूरी वित्तीय रणनीति इस बात पर टिकी है कि बाजार को हर साल 12% रिटर्न देना ही होगा, वरना आप रिटायर नहीं हो पाएंगे, तो आपके पास कोई मार्जिन नहीं है। मतलब पुल कभी भी टूट सकता है। एकदम सही। एक व्यक्ति जो 50,000 कमाता है और 30,000 में खुशी खुशी अपना घर चला लेता है, उसका सुरक्षा का मार्जिन उस इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा है जो 2 लाख कमाता है और 1,90,000 खर्च कर देता है। यानी आमदनी से ज्यादा आपकी खर्च करने की आदत आपकी सुरक्षा तय करती है। बिल्कुल। यह हमें एक और बड़ी मनोवैज्ञानिक पहेली की तरफ ले जाता है। हम कैसे तय करें कि हमारे लिए कौन सा वित्तीय रास्ता सही है? क्योंकि सोशल मीडिया पर तो हर कोई अपनी रणनीति को सबसे बेहतरीन बता रहा है। यहीं पर हमें ये समझना होगा कि हर कोई एक ही रेस नहीं दौड़ रहा है। मतलब? मान लीजिए एक कमरे में एक 25 साल का डे ट्रेडर है, जिसका लक्ष्य अगले 3 घंटों में किसी शेयर के उतार चढ़ाव से मुनाफा कमाना है। हाँ। और उसी कमरे में एक 60 साल का रिटायर होने वाला व्यक्ति है, जिसे अपने बुढ़ापे के लिए सुरक्षित निवेश चाहिए। दोनों एक ही बाजार में हैं, एक ही स्क्रीन देख रहे हैं, लेकिन दोनों पूरी तरह से अलग खेल खेल रहे हैं। तो अगर 60 साल का व्यक्ति उस डे ट्रेडर की नकल करे तो वो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। धन बहुत रिलेटिव चीज है। 70% इक्विटी एक युवा के लिए ठीक हो सकती है, लेकिन एक रिटायर व्यक्ति के लिए विनाशकारी है। और जब इंसान गलतियां करता है तो यहाँ नैरेटिव बायस का कॉन्सेप्ट बहुत ही दिलचस्प हो जाता है। मतलब हमारा दिमाग हमारी गलतियों को कैसे ढकता है, ये देखने लायक है। हाँ, हम खुद को कहानियां सुनाते हैं। बिल्कुल। जब किसी व्यक्ति को शेयर बाजार में अचानक भारी मुनाफा हो जाता है, तो वो कॉलर ऊंची करके कहता है कि ये मेरी रिसर्च और मेरी बुद्धिमानी का नतीजा है। हाँ। लेकिन जब बाजार गिरता है और उसका पोर्टफोलियो आधा रह जाता है, तो वो कभी खुद को बेवकूफ नहीं मानता। वो कहता है ग्लोबल अर्थव्यवस्था खराब है, सरकार की नीतियां गलत हैं। ये आत्मसुरक्षा हमें कभी सीखने नहीं देती। यही कारण है कि अपनी तुलना किसी और से करने के बजाय सिर्फ अपने पिछले संस्करण से करनी चाहिए। मतलब अपने आप से। हाँ। क्या आपकी वित्तीय समझ कल से बेहतर हुई है? क्या आपका लालच पहले से कम हुआ है? बस यही मापदंड होना चाहिए। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हम सोशल मीडिया की चमक धमक से बचकर ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपनी खुद की कहानी लिख रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। इतनी सारी मनोवैज्ञानिक बाधाओं जैसे इवोल्यूशन, एमिगडाला, सिग्नलिंग थ्योरी, हेडोनिक ट्रेडमिल को पार करने के बाद पैसे का अंतिम लक्ष्य क्या बचता है? अगर हम लैम्बोर्गिनी नहीं खरीद रहे, बड़ा घर नहीं खरीद रहे, तो हम ये पैसा इकट्ठा ही क्यों कर रहे हैं? पैसे का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे असली डिविडेंड है समय पर नियंत्रण। समय पर नियंत्रण। हाँ, ये आजादी। क्या आप सुबह उठकर ये कह सकें कि आज मैं वो काम करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ, उन लोगों के साथ जिन्हें मैं पसंद करती हूँ, और तब तक करूंगी जब तक मेरी मर्जी होगी। ये तो सच में कमाल की बात है। ये समय की स्वायत्ता दुनिया का कोई भी लग्जरी ब्रांड आपको नहीं दे सकता। पैसा केवल एक साधन है, समय खरीदने का एक टूल है। ये अपने आप में कोई साध्य या एंड गोल नहीं है। आज की इस पूरी चर्चा ने फाइनेंस को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। अगर हम इसके मूल तत्वों को समेटें तो साफ है कि पैसा स्प्रेडशीट और फॉर्मूलों का नहीं, बल्कि हमारी अपनी मानसिक संरचना का खेल है। बिल्कुल सही। समय सबसे बड़ा निवेशक है,
कंपाउंडिंग का जादू गणित से ज्यादा हमारी बोरियत सहने की क्षमता पर निर्भर करता है। हाँ, और दिखावा असल में संपत्ति को नष्ट करने की सबसे तेज प्रक्रिया है। बिल्कुल। और बाजार में कुछ ना करने की कला अक्सर सबसे एक्टिव और फायदेमंद वित्तीय रणनीति होती है। और इन सब के केंद्र में जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि जब तक आप पैसे को अपने समय का नियंत्रण वापस पाने के औजार के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक आप हमेशा एक अदृश्य रेस में भागते रहेंगे जिसका कोई अंत नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही परेशान करने वाला विचार घूम रहा है। कैसा विचार? हम मानते हैं कि पैसे का सबसे बड़ा फायदा हमें हमारा समय वापस दिलाना है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ऐसा क्यों होता है कि जब लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, जब उन्हें समय की पूरी आजादी मिल जाती है, तो वे उस खाली समय से घबराने लगते हैं? ये तो मैंने भी देखा है। इंसान तुरंत उस खाली समय को नई चिंताओं, राजनीतिक बहसों, गोल्फ क्लब की राजनीति या सोशल मीडिया के अनावश्यक तनावों से भर देता है, जैसे उसे फुर्सत से डर लगता हो। सच में ये बहुत अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है कि जैविक रूप से इंसान का दिमाग उस परम शांति को झेलने के लिए बना ही नहीं है, जिसके लिए वो जीवन भर पैसे के पीछे भागता रहता है? क्या हम आजादी के लिए लड़ते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम खुद को किसी नई चीज का गुलाम बना सके? ये एक ऐसा विचार है जिसे मैं आज यहीं छोड़ रहा हूं, ताकि हम सब अपनी वास्तविक मानसिक स्वतंत्रता के बारे में गहराई से सोच सकें।